गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में 12वां चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था अपने औपनिवेशिक शहर। ठीक है, इस चैप्टर में भैया अपनी 4 क्लास हो चुकी है। आज यह अपने इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भैया आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? मतलब जो कृषि पहाड़ों में की जाती है उसको किस नाम से पुकारते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब करते हैं भैया अपने चैप्टर की चर्चा। देखो भैया, इस चैप्टर की आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे करूंगा कि ये जो आज की अपनी क्लास है, इस क्लास से आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। और वो 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बंबई की भी यहां पर अपने चर्चा करेंगे। मुंबई, जिसको अपने सपनों का शहर, जिसे अपने भारत का सरताज, जिसे अपने भारत का ताज कहते हैं, 7 टापुओं का शहर कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कई इमारतें आएगी, कई यहाँ पर शैलियाँ आएगी, कई होटल्स के नाम आएंगे, कई इमारतों के नाम आएंगे, कई बंगलों के नाम आएंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और पूरा देखने की कोशिश करना। बाकी नोट्स में मैं आपको अच्छी तरह से लास्ट में लिखा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने बंबई में भवन निर्माण। देखो, इसके ऊपर इस चैप्टर से अपने 4 नंबर का बोर्ड की एग्जाम में, अपने राजस्थान बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान बोर्ड में पूछा जा चुका है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना भैया। बंबई में भवन निर्माण, भैया बंबई की बात करते हैं, जिसको वर्तमान में तो अपने महाराष्ट्र और गुजरात में इसको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन पहले जो बंबई था उसकी बात करें, सबको पता है भैया बंबई जो है वो अंग्रेजों के हाथ में कब आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला था? 1961 में मिला था। पहले बंबई पे भैया पुर्तगालियों का अधिकार था। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पहले पुर्तगालियों का अधिकार था, फिर पुर्तगालियों ने दहेज में किनको दे दिया था? ये ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनको दहेज में दे दिया था, फिर ब्रिटेन के सम्राट ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो 1961 में पुर्तगालियों से दहेज में यह प्राप्त हुआ। इसे भैया अपने सपनों का शहर और 7 टापुओं का इलाका कहते हैं। भैया अपने कई बार आपने सुना होगा कि लोग जो है वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, रोजगार की तलाश में, काम करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए सब कहाँ जाते हैं? बंबई जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सपनों का शहर। 7 टापुओं का इलाका इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया पहले जो बंबई था उसमें 7 छोटे छोटे क्या थे? टापू थे। टापू जानते हो, जिसके चारों ओर पानी वगैरह होता है। तो 7 टापुओं का इसको शहर या इलाका भी कहते हैं। बाद में भैया इन टापुओं को आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया और एक विशाल शहर यहां पर बसाया गया, जिसे अपने क्या नाम दिया गया? बंबई नाम दिया गया। टापुओं को इसलिए जोड़ा क्योंकि धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या जो है वो बढ़ने लग गई। अब जनसंख्या बढ़ने लग गई तो भैया जनसंख्या के रहने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? आवास की आवश्यकता हुई। इसलिए इन टापुओं को आपस में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहलाता है। यह क्वेश्चन भैया आ चुका है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बंबई भारत की औपनिवेशिक राजधानी या औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती है। यहां पे क्वेश्चन आता है भैया औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब जब यहां पर किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। उस समय की बात है भैया। तो क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बंबई को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्यापार होता था वो लगभग बंबई से होता था। यहां पर क्या था भैया? एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। बंबई एक फेमस बंदरगाह भी था। इसलिए इसे वाणिज्यिक क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। 19वीं सदी में 50% आयात निर्यात जो होता था भैया वो कहां से होने लग गया? बंबई से होने लग गया। इसलिए इसको क्या कहने लग गए? वाणिज्यिक राजधानी कहने लग गए। और यहां तक कि चीन जो था, उस चीन को अफीम यहां से भेजी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। वो भी कौन से बंदरगाह से भेजी जाती थी? बंबई बंदरगाह से ही भेजी जाती थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है भैया कि अंग्रेजों के द्वारा चीन को अफीम का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? तो औपनिवेशिक काल में कौन सा बंदरगाह? बंबई। ठीक है।
यहाँ के पूंजीपति वर्ग में, अब यहाँ पे देखो जो सेठ लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो धनी लोग थे, उनमें कौन कौन थे भैया? उनमें मुख्य रूप से पारसी, मारवाड़ी, मुसलमान, गुजराती, कोंकणी, बनिए, बोहरा समुदाय के लोग, यहूदी लोग और आर्मेनियाई वर्ग के लोग शामिल थे। मतलब ये बंबई के क्या थे? अमीर वर्ग के लोग थे, पूंजीपति वर्ग के लोग थे, या कहे कि धनी वर्ग के लोग थे। तो यहां पर ये क्वेश्चन हालांकि पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे कि बंबई के पूंजीपति वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे देखो भैया, बंबई के व्यापारियों और सरकार। अब देखो ये क्वेश्चन भी अपने पूछा हुआ है कि बंबई के जो व्यापारी थे, व्यापारी कौन? ये पारसी, मारवाड़ी, मुसलमान, गुजराती, कोंकणी वगैरह, ठीक है। इन व्यापारियों ने और जो सरकार थी, उन्होंने अरब्स प्रीमा इन इंडिया, अर्थात इसे बंबई का क्या घोषित कर दिया? सरताज शहर घोषित कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंबई का सरताज शहर किसे, ये सॉरी, औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज शहर किसे कहा गया? तो कौन सा है भैया? बंबई। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आ चुका है। आपकी एग्जाम का मतलब मेरा यहां पे ये नहीं है कि राजस्थान बोर्ड, ये क्वेश्चन मतलब सीबीएसई बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन सभी आ चुके हैं मेरे पास में कि ये कौन सी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कहां पर पूछा जा चुका है। मतलब ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे से वो राजस्थान बोर्ड में हो, चाहे एमपी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, ठीक है। तो इसे भैया भारत का क्या कहा गया है? सरताज शहर घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि बंबई को भारत का सरताज शहर किसने घोषित किया? तो वहां के जो व्यापारी थे और वहां की जो सरकार थी, उनके द्वारा बंबई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। यह क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज शहर किसे घोषित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बंबई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था फैली, वैसे वैसे यहां पर क्या बनाई गई भैया? नई इमारतें बनाई गई। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर व्यापार बढ़ा, वाणिज्य का कार्य यहाँ पर बढ़ा, तो वैसे वैसे यहाँ पर नई नई क्या बनाई जाने लगी? इमारतें वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह का यहाँ पर निर्माण प्रारंभ हो गया। और यहाँ पर जो इमारतें बनाई गई थी, वो भैया कितनी शैलियों में बनाई गई थी? 3 शैलियों में बनाई गई थी। ये क्वेश्चन अपने सीबीएसई बोर्ड में भी भैया 2019 में पूछा जा चुका है, 2017 में पूछा जा चुका है और 2014 में पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में। और राजस्थान बोर्ड में इससे संबंधित भैया ये क्वेश्चन आया था अपने 2012 में, जब अपने राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि बंबई में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए औपनिवेशिक शासन काल में प्रयुक्त स्थापत्य शैलियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मैं आपको एकदम भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं और ऐसे ही आपको नोट्स लिखाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आपको यहां से तो भैया छोटे क्वेश्चन और ये बड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं भैया बंबई की जो इमारतें थी भैया, उन इमारतों का निर्माण कौन कौन सी शैलियों में कराया गया? तो भैया यहां पर मुख्य रूप से कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं, जिनमें पहली शैली आती है नवशास्त्रीय शैली। अब देखो भैया, इसी शैली को अपने नियो क्लासिकल शैली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नवशास्त्री बोल दो या नियो क्लासिकल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। यह शैली भैया कहां पर स्टार्ट हुई थी? रोम में स्टार्ट हुई थी। रोम से ये कहां पर आ गई? इंग्लैंड में आ गए। इंग्लैंड में कौन भैया? अंग्रेज। और अंग्रेज इंग्लैंड से इस शैली को कहां पर ले आए? भारत में ले आए और भारत में इस शैली में इमारतें बनाई गई और मुख्य रूप से कहां पर? बंबई में। अब देखो यहां पर छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस शैली की इमारतों की खास बात क्या है? तो खास बात में ध्यान रखना भैया, बड़े बड़े स्तंभ, स्तंभ जानते हो जो पिलर अपने बोलते हैं जिनको, ठीक है, खंबे वगैरह, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना में इमारत। रेखा गणितीय मतलब कोई आयत के आकार की, वर्ग के आकार की, कोई वर्त के आकार की, इस प्रकार की क्या बनाना? इमारतें बनाना, उसको बोलते हैं नियो क्लासिकल शैली या नवशास्त्रीय शैली। इसका प्रारंभ रोम से हुआ, रोम से ये इंग्लैंड में आई, इंग्लैंड से ये कहां पर आ गई? भारत में आ गई। क्लियर है? इस शैली से रोम की भव्यता दिखती है। इसे उष्ण कटिबंधीय मौसम के अनुकूल माना जाता है। मतलब इस शैली के जो मकान होते हैं, जो इमारतें होती है, वो क्या होती है? ना तो ज्यादा गर्म होती है, ना ही ज्यादा ठंडी होती है। अब देखो भैया, इस शैली में
बंबई में कौन कौन सी इमारतें बनाई गई, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि नव शास्त्रीय शैली में कौन सी इमारतें बनाई गई, नव गोथिक शैली में कौन सी इमारतें बनाई गई। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, नव शास्त्रीय शैली में एक तो बंबई का टाउन हॉल जो कब बनाया गया था 1833 में, और दूसरा भैया एल्फिंस्टन सर्कल जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया, हार्मिनल सर्कल कर दिया गया। मतलब क्वेश्चन आता है नव शास्त्रीय शैली में बंबई में कौन सी इमारतें बनाएगी, तो पहली इमारत जो बनाई गई थी उसका नाम था बंबई का टाउन हॉल जो कब बनाई गई थी 1833 में बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी जो इमारत बनी थी उसका नाम है एल्फिंस्टन सर्कल, इसी का नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया था, हार्निमान सर्कल कर दिया गया था, और यह इमारत कब बनाई गई थी 1860 में। तो ये दोनों इमारत जो है भैया वो इस शैली की प्रसिद्ध इमारतें है। ठीक है, अब देखो दूसरी शैली आती है, उसका नाम है भैया नव गोथिक शैली। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें ऊंची उठी हुई छतें, मतलब छत जो है उठी हुई हो। ठीक है, और दूसरी नोकदार मेहराब, मतलब जो मेहराब होते हैं, जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, नोकदार होते हैं, मतलब गोलाई में नहीं होते। ठीक है, और बारीक साज सजा और उनके ऊपर हल्की हल्की क्या होती है, सजावट होती है, कोई डिजाइन वगैरह बनाई होती है। कौन सी शैली की विशेषता है ये, नव गोथिक शैली की। देखो तीनों शैलियों की आपको विशेषता ध्यान रखनी है, तीनों शैलियों की आपको इमारतें ध्यान रखनी है। अब इस शैली में भैया बंबई में कौन कौन सी इमारतें बनाएगी, पहला तो भैया बंबई का सचिवालय मतलब सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ का उच्च न्यायालय बंबई का ये भी इसी शैली में बना है, यहाँ का विश्वविद्यालय भी इसी शैली में बना है, यहाँ का विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो भी इसी शैली में बना हुआ है। ये तो कई उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि नव गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी इमारत को माना जाता है, तो ध्यान रखना भैया सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो किसको मानते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल को माना जाता है। अब बात यह आती है विक्टोरिया टर्मिनल है क्या भैया, अपने बंबई का ये पुराना रेलवे स्टेशन या मुख्यालय था। देखो यह ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन व मुख्यालय था। मतलब एक कंपनी थी भैया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, ठीक है, ये रेलवे कंपनी है, उसका ये क्या था, स्टेशन और मुख्यालय था। कौन सा, विक्टोरिया टर्मिनल, जो अपने नव गोथिक शैली की सबसे बेस्ट इमारत का उदाहरण है। इसके अलावा यह विश्वविद्यालय है, उच्च न्यायालय है और सचिवालय है। अब यहां पर देखो सचिवालय से संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंबई की जो सेक्रेटरी है या जो सचिवालय है इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, इस इमारत की डिजाइन किसने बनाई थी, तो भैया जिसने बनाई थी उसका नाम था एस.टी. क्लेयर विल्किंस। एस.टी. क्लेयर विल्किंस के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई। तो दो शैलियां हो गई, अपने नव शास्त्रीय शैली और दूसरी नव गोथिक शैली। तीसरी शैली जो आती है भैया वह है इंडो शोरसेनिक शैली। इंडो शोरसेनिक शैली भैया, इंडो का अर्थ होता है इंडियन या हिंद, ठीक है, और शोरसेनिक जो है उसका प्रयोग किनके लिए किया जाता है, मुसलमानों के लिए। मतलब हिंदू और मुसलमानों की जो संयुक्त शैली होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडो शोरसेनिक शैली। एक प्रकार से कहे कि भारतीय और यूरोपीय जो शैलियां थी उन दोनों शैलियों का यह क्या था, मिला जुला रूप था। मतलब कुछ डिजाइन तो भारतीय शैलियों की, कुछ डिजाइन यूरोपीय शैलियों की, उसको बोलते हैं भैया इंडो शोरसेनिक शैली। इस शैली की जो इमारतें थी उनकी खास बात क्या थी, उनमें गुंबद होते, छतरियां होती और मेहराब पाए जाते थे। छतरियां मतलब आपने देखी होगी कई मंदिरों में वगैरह में, अपने मंदिर वगैरह में देखते हैं छतरियां होती है, से चारों तरफ अपने चार पिलर हो गए उनके ऊपर इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है, इस शैली की ये विशेषता है, ठीक है। इस शैली की प्रमुख इमारतों की बात करें तो भैया पहली इमारत तो है बंबई की फेमस इमारत गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण जो है वो 1911 में जब ब्रिटेन के राजा या सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आए थे भारत में, तब उनके स्वागत के लिए इसका निर्माण किया
गया था। क्वेश्चन आ जाए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब और क्यों किया गया, तो 1911 ईस्वी में भैया ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में यह इमारत बनाई गई थी। और कौन सी शैली में बनाई गई है भैया, इंडो सौर सैनिक शैली। और इंडो सौर सैनिक शैली में मुख्य रूप से कौन सी, अपने गुजराती शैली में यह इमारत बनाई गई है। दूसरी इमारत की बात करें तो वो है भैया होटल ताजमहल होटल। यह भी भैया इंडो सौर सैनिक शैली में बनी हुई है और इसका निर्माण जो है वो एक भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना है आपको नाम, जमशेदजी टाटा। क्लियर है। इसके अलावा भैया ये तो हो गई 3 मुख्य शैलियां। इसके अलावा बंबई में कुछ अलग ही डिजाइन की इमारतें बनी हुई है जिनको अपने बोलते हैं चोल। ये आपको बंबई में अभी भी देखने को मिल जाएगी, काफी ज्यादा है। तो इनको क्या बोलते हैं, विशेष प्रकार की इमारतें। देखो भैया चोल क्या होती है, अपने आजकल आपने देखा होगा फ्लैट, नाम सुनते हैं, अपने फ्लैट में रहते हैं गुरुजी हम। फ्लैट क्या होते हैं, 5, 7, 8, 10 मंजिला, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये चोल जो होती है वो भी क्या होती है, बहुमंजिला इमारतें होती है। अगर आप बंबई कभी गए हो, महाराष्ट्र कभी गए हो, तो वहां पे आपको ये बहुत देखने को मिल जाएगी। इनका निर्माण क्यों करवाया गया, इनका निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि भैया ये जगह तो कम घेरती है, ठीक है, और इसमें ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। कारण क्या था, यहां पर जगह तो भैया कम पड़ गई, धीरे धीरे क्यों बंबई बड़ा शहर बन गया, यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर रोजगार की तलाश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां पर आने लग गए। तो जगह की कमी को देखते हुए और अधिक भीड़ भाड़ या जनसंख्या को देखते हुए भैया इन इमारतों का निर्माण करवाया गया और इन इमारतों को क्या बोलते हैं, चोल बोलते हैं। अरे जैसे मान लो ये एक मकान है, इस मकान के अंदर 5 आदमी रह रहे हैं, ठीक है, इतनी जगह में। अब मान लो यहां पर 50 आदमियों को सेट करना हो इतनी जगह में, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरी मंजिल बना दो, तीसरी मंजिल बना दो, चौथी मंजिल बना दो, 5वीं मंजिल बना दो। यही तो होता है। यही सिस्टम कहां पर है, बंबई में है। और इन इमारतों को क्या बोलते हैं, चोल बोलते हैं। ये कैसी इमारतें होती है, बहुमंजिला इमारतें होती है। और इन इमारतों में सभी कमरों के सामने खुला बरामदा या गलियारा होता है, मतलब गली सी हो ना अपने, इस प्रकार से खुला गलियारा होता है। और बीच के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एक दालान होता है या एक आंगन होता है। बीच में कैसे, मतलब 5-7 कमरे हो गए, उनके बीच में दालान या आंगन, मतलब जिसको अपने चौक बोलते हैं, वो चौक होता है और वो सार्वजनिक होता है जिसको सभी काम में लेते हैं। और ऐसी इमारतों को क्या कहते हैं, चोल कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पर अपने एक टॉपिक और है, इमारतें और स्थापत्य शैलियां हमें क्या बताती है। ये जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी शैलियां हैं, ये हमें क्या संदेश देती है, ये हमें क्या बताती है। तो सीधी सी बात है, यह भी हमें सौंदर्य, लोगों की सोच, उनकी राय, उनका नजरिया बताती है कि लोगों ने इनका निर्माण क्यों कराया, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या नजरिया था। जैसे मान लो ये शैली है नवशास्त्रीय शैली, इस शैली को भैया यहाँ पर इस शैली के मकान जो है, इमारतें जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। तो इसका मतलब अंग्रेजों की क्या सोच थी, अंग्रेज ये चाहते थे कि ये रोम जैसे मकान जो है, इमारतें हैं, वो यहाँ पर बनाई जाए ताकि अपने भी यहाँ भव्यता का प्रदर्शन किया जा सके। ठीक है, तो ये लोगों की सोच को, उसकी नजर को, उनके नजरिए को दर्शाती है। इमारतों से शासक अपनी ताकत दर्शाते, मतलब कितनी बड़ी इमारत है, कैसी इमारत है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ का जो शासक है, यहाँ का जो स्वामी है, यहाँ का जो राजा है, वो किस प्रकार का है। अरे जैसे अपने कपड़े देख के या अपने किसी का रहन सहन देख के अपने आइडिया लगा सकते हैं कि यह आदमी निर्धन है या अमीर है, ठीक है, या किसी का मकान देख के अपने आइडिया लगा सकते हैं कि ये मकान जो है वो पैसे वाले का है या गरीब का है। तो उसी प्रकार से भैया जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी ताकत को दर्शाने के लिए इन इमारतों का निर्माण करते थे। इसके अलावा भैया इन इमारतों से हमें मेहराब, गुंबद, ईंट, पत्थर, खंभों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस चैप्टर भैया एक क्वेश्चन और आता है कई बार, बंगला क्या है, बंगला क्या है, BUNGLOW। बंगला बंगाली भाषा का शब्द है भैया, उससे यह बना है। देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है फूस से बनी एक झोपड़ी। झोपड़ी आप जानते हो,
तो बंगला किसको बोलते हैं भैया? फूस से बनी एक झोपड़ी होती है उसको बंगला कहते हैं। लेकिन औपनिवेशिक काल में भैया इसमें क्या आ गई? चेंजिंग आ गई। इसमें चारों तरफ तो पक्की दीवार होने लग गई और ऊपर क्या हो गई? घास फूस की झोपड़ी ओढ़ने लग गई। मतलब झोपड़ी के आकार की संरचना। झोपड़ियां कैसी होती है? ऊपर से अपने डलवा नहीं होती क्या इस प्रकार से? तो झोपड़ी नुमा जो मकान होते हैं, जो इमारत होती है, उसको बोलते हैं बंगला। ठीक है, ये बड़ी जमीन पर होते थे भैया। इनकी छत जो ढलवा होती थी और चारों ओर इनके क्या होता था? बरामदा होता था। ठीक है, इसमें भैया नौकरों के लिए जो है वो क्या होते? अलग से क्वार्टर होते थे, अलग से मकान होते थे। और यहां पर कौन रहते थे? जो शासक वर्ग या राजा निवास करते थे। क्लियर है? अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ बंबई में भवन निर्माण और लिखो। इसमें लिखो भैया, बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1961 में पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त हुआ। इसे सपनों का शहर और 7 टापुओं का इलाका कहा जाता था। बाद में इन टापुओं को आपस में जोड़कर एक विशाल शहर बसाया गया। बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य के राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बंबई से ही होता था और इसमें अफीम प्रमुख थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई से ही चीन को अफीम का निर्यात करती थी। बंबई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, मुसलमान, गुजराती, कोंकणी, बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मेनियाई आते थे। बंबई के व्यापारियों और सरकार ने बंबई को अर्ब्स प्रीमा इन इंडिया ब्रैकेट में कर लेना भारत का सरताज शहर घोषित किया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था फैली वैसे वैसे बंबई में नई इमारतें बनाई गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बंबई में इमारतें मुख्य रूप से 3 शैलियों में बनाई गई थी। 3 शैलियों में बनाई गई थी जो इस प्रकार है। यहां पे क्वेश्चन भी लिख लो भैया जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखो, बंबई में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए औपनिवेशिक शासनकाल में प्रयुक्त स्थापत्य शैलियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर लिखो भैया, बंबई में इमारतें मुख्य रूप से 3 शैलियों में बनाई गई जो इस प्रकार है। नंबर 1 लिखो नव शास्त्रीय शैली, इसमें लिखो इसे नियो क्लासिकल शैली भी कहते हैं। यह शैली रोम की देन है। रोम से इंग्लैंड और इंग्लैंड से यह शैली भारत में आई। इस शैली की इमारतों की प्रमुख विशेषता बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचना में इमारत का होना है। इस शैली से रोम की भव्यता दिखती तथा इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल माना जाता। इस शैली में निर्मित बंबई की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित है। नंबर 1 लगा के लिख लो बंबई का टाउन हॉल, आगे डैश करके लिखना 1833 में। ये पहली इमारत है, ध्यान रखना भैया इस शैली की। नंबर 2 लगा के लिख लो एल्फिंस्टन सर्कल ऑब्लिक हॉर्मिनल सर्कल 1860। क्लियर है? फिर नंबर 2 हेड लगाओ भैया नव गौथिक शैली। नव गौथिक शैली, इसमें लिखो इस शैली का जन्म है, इस शैली की इमारतों का जन्म है उन गिरजों से हुआ, उन गिरजों से, गिरजाघरों वाला, उन गिरजों से हुआ जो
मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में बनाए गए थे। इस शैली की इमारतों की प्रमुख विशेषता ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक सजावट है। इस शैली में बंबई में बनाई गई प्रमुख इमारतें निम्नलिखित है। नंबर 1 बंबई सचिवालय, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा डेस्क करके एक लाइन और लिख लो। इस इमारत का डिजाइन एस.टी. क्लेयर विल्किंस ने बनाया। नंबर 2 उच्च न्यायालय, नंबर 3 बंबई विश्वविद्यालय और नंबर 4 विक्टोरिया टर्मिनल। इसके आगे लिखो भैया 1-2 लाइन, ये काफ़ी मोस्ट है, ध्यान रखना। विक्टोरिया टर्मिनल, इसमें लिखो यह इस शैली में निर्मित इमारत का सबसे अच्छा उदाहरण है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन व मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, फिर आगे नंबर 3 हेड लगाओ भैया, इंडो सोर्सेनिक शैली। इंडो सोर्सेनिक शैली यह भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रित रूप है। इसमें इंडो शब्द हिंद का संक्षिप्त रूप है, जबकि सारासेन शब्द का उपयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। इस शैली की इमारतों की प्रमुख विशेषता गुंबद, छतरियां और मेहराब है। इस शैली में बनाई गई प्रमुख इमारतें निम्नलिखित है। नंबर 1 लगाओ गेटवे ऑफ इंडिया, और इसके आगे डैश करके लिखो भैया गेटवे ऑफ इंडिया, और इसके आगे डैश करके लिखो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में इसका निर्माण कराया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। नंबर 2 ताजमहल होटल, इसमें लिखो इस इमारत का निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा के द्वारा कराया गया। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए भी एक चुनौती थी। नस्ली क्लबों, क्लब जानते हो, क्लब, ठीक है, नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती थी। अब नंबर 4 लगाओ विशेष प्रकार की इमारतों का निर्माण ओब्लिक चोल। इसमें लिखो भैया 2-4 लाइनें लिखो। इसमें चोल एक बहुमंजिला इमारत होती थी। इन इमारतों का निर्माण बंबई में बढ़ती जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए किया गया। ये कई मंजिलों की होती तथा इनका स्थापत्य मजबूत होता था। चोल में बहुधा एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां हुआ करती थी, जिनके सामने खुला बरामदा या गलियारा होता और चोल के मध्य में एक सार्वजनिक आंगन ओब्लिक दालान भी होता। आगे लिखो 19वीं शताब्दी तक बंबई में चोल संस्कृति सशक्तता के साथ स्थापित हो चुकी थी,
जिसमें लोगों में एकजुटता तथा भाईचारे की भावना का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि भैया सभी लोग साथ में रहने लगे थे, इससे लोगों में एकजुटता हुई, इसमें भाईचारा बढ़ा। इसके अतिरिक्त चोल में रहने वाले लोग सामूहिक उत्सव भी धूमधाम के साथ में मनाते थे। फिर ये हेड लगाओ भैया, इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती है। तो इसमें लिखो, स्थापत्य शैलियों से सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। इन इमारतों से ईंट पत्थर, खंबे, मेहराब और आसमान छूते गुंबद तथा उभरी हुई छतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब एक हेडिंग लगा लो भैया, बंगलो या बंगला। बंगलो या बंगला। ठीक है, इसमें लिखो, बंगलो शब्द, बंगलो अंग्रेजी वाला, बंगलो शब्द बंगाल के बंगला से बना है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। जिन्हें बंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें बदल लिया। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। बंगले की छत ढलवा और चारों तरफ बरामदा होता, जो उसे ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। बस इतना बहुत है। तो ये भैया अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपने एक ही चैप्टर शेष रहा है, और वो चैप्टर है भैया आपके अंतिम चैप्टर है अपने महात्मा गांधी वाला। ठीक है, चैप्टर का नाम है भैया अपने महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।